स्वागत है आपका दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और फिर इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के एक दावे पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। जब चुनाव के बाद नीतीश की शिंदे वाली हालात होगी, जब बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव जीतने पर बनाएंगे। जब नीतीश के इर्द गिर्द वाले सभी नेता अमित शाह के लोग हैं। आगे पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। जब बंगाल असम 2029 जीतना है तो फिर नीतीश को महागठबंधन में लाना होगा। वहीं पर अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं तो फिर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जब वे तो चाणक्य है, दिल्ली से बैठ करके बिहार को मैनेज कर सकते हैं। हर चीज की जानकारी उनको रहती है, लेकिन बिहार आ रहे हैं तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दें। नो विशेष राज्य का दर्जा, नो वोट। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। ये दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से अहम है बल्कि कई बड़े फैसले की नींव भी रख सकता है। आपको बता दूं कि अमित शाह कल ही बिहार पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर 7:40 पर उनका स्वागत किया गया, जहां पर बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाने के बाद अमित शाह 3 अहम बैठकों में शामिल हुए। आपको बता दूं कि सांसदों, विधायकों और फिर विधान पार्षदों के साथ रणनीतिक बैठक, इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पर चर्चा हुई। वहीं पर राज्य कोर कमेटी की बैठक, इसमें बिहार चुनाव के लिए पार्टी की अगली रणनीति पर आज चर्चा होगी। वहीं पर कैबिनेट मंत्रियों और फिर प्रदेश अध्यक्ष के साथ हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें चुनावी फैसले और फिर रोड मैप पर मंथन होगा। आज 30 मार्च को नीतीश कुमार से मुलाकात, सीट शेयरिंग पर बड़ा मंथन चलेगा। आपको बता दें कि आज 30 मार्च को सुबह अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम चर्चा हो सकती है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर के सहमति बनती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के बड़ा दावा किया है। जहां आपको बता दें कि शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां उसी के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार में अगले 6 महीने तक विधानसभा चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वे सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। वहीं पर आरजेडी नेता ने कहा है कि जेडीयू के ज्यादातर लोग अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो कार्यकारी व्यवस्था के प्रतीक है वो भी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। दोस्तों बीते कुछ समय से दुनिया में कई तरीके की नई बीमारियां फैली है। जहां पहले हार्ट अटैक के मामले बुजुर्गों में और फिर हार्ट पेशेंट्स में देखने को मिलते थे, वहीं अब युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसी तरह कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसकी वजह है लोगों की बदहाल लाइफ स्टाइल और फिर रहन सहन का तरीका। अब लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल की जगह कंफर्ट लाइफ स्टाइल का चुनाव करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां उन्हें जल्द ही जकड़ लेती है। इस बीच भारत के हेल्थ एक्सपर्ट ने महिलाओं के बीच फैल रही एक नए किस्म की कैंसर की जानकारी दी है। जहां आमतौर पर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर किया जाता है, लेकिन अब एक नया कैंसर महिलाओं के बीच फैल रहा है। जहाँ सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस कैंसर का शिकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं बन रही है। जी हाँ, इस कैंसर की वजह है उनका साड़ी पहनना। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल है, साड़ी पहनना कैंसर की वजह है। जी आपने सही सुना, अब महिलाओं में साड़ी पहनने की वजह से भी कैंसर हो रहा है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार में कई महिलाएं पेटीकोट कैंसर की गिरफ्त में आ रही है। ये कैंसर साड़ी पहनने के लिए बांधे जाने वाली पेटीकोट के टाइट नारे की वजह से होता है। साड़ी के टिके रहने के लिए महिलाएं पेटीकोट को काफ़ी टाइट बांधती है। इसकी वजह से उनकी स्किन छिल जाती है और वहाँ पर ब्लड का बहाव भी
ठहरने लगता है। घर्षण की वजह से स्किन से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं भी होती है। धीरे धीरे यही पेटीकोट कैंसर का रूप ले लेती है। अभी तक रिसर्च में पता चला है कि जो महिलाएं लंबे समय तक टाइट पेटीकोट बांधती है उन्हें यह कैंसर अपनी चपेट में ले लेता है। इसके कई लक्षण हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। पेटीकोट कैंसर होने पर कमर के आसपास का हिस्सा काला पड़ने लगता है, जहां वहां की स्किन काफ़ी मोटी हो जाती है। साथ ही साथ स्किन पर धब्बे पड़ने लगते हैं। आमतौर पर ये आगे चल करके स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। जब इस कैंसर के विकसित होने में 30 से 35 साल का समय लग जाता है, तब जाकर के ये पकड़ में आता है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, वह बिहार वापस लौटना चाहते हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एक न्यूज चैनल में शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार ही वह वजह है जिसकी वजह से मैं राजनीति में आया। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे पता है कि अंत मुझे अपने राज्य वापस जाना। जब मेरे दिवंगत पिता रामविलास पासवान की केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रियता रही थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता हूं, जब मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। उन्होंने कहा है कि वे 2030 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन एक विजयी संयोजन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करना पसंद करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि बहुत से लोगों का इस गठबंधन पर विश्वास है। दोस्तों, बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति हलचल बनी हुई है। सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ विपक्षी दलों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। वहीं पर सत्ता पक्ष भी चुनाव में जुट गया है। वहीं पर बीजेपी की तैयारी को लेकर के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जब बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने में फायदा है या अकेले जाने में, इस सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही होता है कि जो एनडीए के साथ है वे सबके साथ है। हम अपने साथियों के साथ चलते हैं, उन्हें ही साथ लेकर के आगे चलेंगे, पर जेडीयू के साथ हमारा लंबा रिश्ता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी गठबंधन पर विश्वास करती है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे पास बड़ा करने के पीछे देश को बड़ा करने का भविष्य होता है। जब देश सबसे बड़ा होना चाहिए, वही बीजेपी का भाव है। वहीं पर विपक्षी दलों की ओर से सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के लगातार किए जा रहे हमले पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि आरजेडी कुछ भी कर ले, उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। यह नीतीश कुमार बहुत ही सम्मानीय नेता है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। वहीं पर धर्म के आधार पर बिहार में बंटवारा नहीं होने की विपक्षी दलों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम कहां पर कह रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता ने किसी धर्म के बारे में कहा, आरजेडी के एक नेता ने कुंभ के बारे में कहा तो वही रहे हैं और कर भी वही रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभी मैं बिहार गया तो फिर वहाँ लोग कह रहे थे कि आरजेडी के रहते बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। तब मैंने कहा कि बीजेपी ही सत्ता में है, आप देख कहाँ रहे हैं, हम लंबे समय से सत्ता में हैं। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में तरक्की कर रहा बिहार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में डूबता बिहार और जंगल राज में तब्दील हो गया था। जेपी नड्डा ने बिहार की तारीफ करते हुए कहा है कि इस समय की एक विशेष आभा एवं गतिशीलता है, जहाँ इसने दुनिया को लोकतंत्र दिया और फिर वहाँ स्थित नालंदा तथा विक्रमशिला शिक्षा के महान केंद्र है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आधुनिक काल में भी बड़ी संख्या में बिहार के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर बिहार के कई प्रोफेसर अपनी शैक्षणिक दक्षता के लिए दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। वहीं पर लालू राज में ये डूबता बिहार था। 1990 के दशक में लालू के नेतृत्व वाले राजद शासन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के दशक के आसपास बिहार एक प्रगतिशील राज्य था, जब लालू राज में ये डूबता बिहार बन गया। जब उस समय पटना में शाम को बाहर निकलना मुश्किल था।
दोस्तों, मोदी कैबिनेट में रामदास अठावले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान रामदास अठावले ने साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीति एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। जब 3 दिन के दौरे पर बिहार आए रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे बिहार के चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, जहाँ उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इसका रुख एनडीए के समर्थन में रहेगा। रामदास अठावले ने कहा है कि मैं 3 दिन के दौरे पर बिहार आया हूं और फिर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। मैं उन्हें आदेश दूंगा कि हम बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एनडीए का समर्थन करेंगे। आज मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वस्त किया है कि मेरी पार्टी एनडीए का हिस्सा रहेगी और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी आऊंगा, जहां हम यहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं पर वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए अठावले ने कहा कि इस बिल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। इसका फायदा आम मुसलमानों को होगा, क्योंकि इस विधेयक के पारित होने से उन संपत्तियों का कब्जा आम मुसलमानों के हाथ में आएगा। इसलिए मैं सभी मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करें। ये आम मुसलमानों के पक्ष में है। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पर सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कसती नजर आ रही है। जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं, जिसको लेकर के प्रदेश की यानी कि बिहार की सियासत हलचल तेज है। इस बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी चुनाव को लेकर के अपना आगे का प्लान बताया है। जब बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस इस बार महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं, जब वे कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। इस बीच पारस ने 14 अप्रैल को बड़ा ऐलान करने की बात कही है। जी हाँ, वहीं पर पटना में पशुपति पारस के नेतृत्व में आरएलजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। जब बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पशुपति पारस ने विरोध भी खड़े किए। इस पर उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। जब सरकार जो बिल लाई है, हमारी पार्टी इसके विरोध में है। वहीं पर पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी वर्ष है, जहां अभी बहुत से राष्ट्रीय नेता आएंगे। जब चुनावी पर्व में सब लोग हाथ धोने के लिए यहां पर आएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है और इस साल भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दूं कि कुल 15,58,077 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 12,89,294 छात्र सफल हुए। सबसे खास बात यह रही है कि इस बार 2 छात्राओं और फिर 1 छात्रा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफल छात्रों को बधाई दी और फिर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं की। जी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्राओं की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लड़कियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। यह दिखता है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और फिर वे हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। जहाँ उनकी मेहनत रंग लाई है और फिर उनके अभिभावक भी इस सफलता के लिए बधाई के पात्र हैं। वहीं पर बिहार बोर्ड ने इस साल कम समय में परीक्षा का रिजल्ट जारी करके नया रिकॉर्ड बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और फिर शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए कहा है कि इतनी जल्दी रिजल्ट आने से छात्रों को आगे की कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि ये कदम छात्रों का हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं पर रिजल्ट में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से भी बेहतर रहा है। इस बार टॉपर्स लिस्ट में छात्राओं ने यानी कि लड़कियों ने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसे ये साफ हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। वहीं पर इस साल की सफलता के पीछे छात्रों की कड़ी मेहनत और फिर शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का बड़ा योगदान है। वहीं पर सरकार की कई योजनाओं ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शिक्षा को लेकर के सरकार कई ठोस कदम उठा रही है, जिसका असर अब साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया और फिर अररिया के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई राजनीतिक बयान देकर के बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। जब पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं से अपील करके कहा कि राजद को वोट देना अब मजबूरी नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। मुसलमानों को अब नया विकल्प चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुस्लिम मतदाता अभी तक
मजबूरी में राजद को वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं था। लेकिन अब जनसुराज इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ 38% वोटरों की बात करती है, लेकिन जनसुराज पूरे 100% बिहारियों की बात कर रही है। जब उन्होंने दावा किया है कि बिहार की करीब 60% जनता बदलाव चाहती है और यही जनसुराज की ताकत है। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे सिर्फ एक बरसाती मेंढक है जो कि चुनावी मौसम में टर्राने लगते हैं। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से इसलिए जीते क्योंकि उदय सिंह चुनावी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वरना उनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में चुनाव है, इसीलिए नवंबर तक नरेंद्र मोदी और फिर अमित शाह को सिर्फ बिहार ही दिखता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब बिहार की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और फिर विकास की बात करेगी, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगले कुछ महीने तक बिहार में हर केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास होगा और किसान सम्मान निधि का पैसा भी यहीं से भेजा जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सहायक उर्दू अनुवादकों के पद को दोगुना बढ़ाकर के 3,306 कर दिया है और फिर खाली पड़े पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। यह नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के मात्र 449 पद थे, जो कि ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम थे। साल 2018 में 1204 नए पद स्वीकृत किए गए और फिर सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या को बढ़ा करके 1653 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तथा बचे हुए पदों पर बहाली की जा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब हमने तय कर दिया है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर के 3306 हो जाएगी, जो सहायक उर्दू अनुवादकों की साल 2005 से पहले की संख्या में 7 गुना से भी अधिक हो जाएगी। जहां हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खाली पदों एवं नए पदों पर तेजी से बहाली की जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि 715 सहायक उर्दू अनुवादकों के नियुक्ति पत्र दिया गया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पर 3 फर्जी शिक्षकों ने लंबे समय तक नौकरी की। जब विभाग को इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू की गई। जांच में यह खुलासा हुआ है कि अनु कुमारी के नाम पर 6 शिक्षक सरकारी नौकरी कर रहे थे, जहां 3 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया गया और फिर अन्य के खिलाफ भी जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार जमुई जिले के बरहट प्रखंड के मध्य विद्यालय नागदेव में ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्यरत थे, जहां अनु कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि और फिर गोपाल कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। जारी नोटिस में बताया गया है कि 2015 में प्राथमिक विद्यालय के कैरीबांक में अनु कुमारी, रविंद्र कुमार और फिर गोपाल कुमार को पंचायत के मुखिया और फिर सचिव द्वारा नियुक्त किया गया था। इन शिक्षकों ने लगभग 8 से 9 वर्षों तक विभाग को धोखा देते हुए लाखों रुपए का वेतन प्राप्त किए हैं। जब इनका प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया गया तब ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। वहीं पर शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों के दस्तावेज को ऑनलाइन कर रहा है। जब इन शिक्षकों के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए गए तब उनका सक्षमता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जब विभाग ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन कोई भी शिक्षक उपस्थित नहीं हुआ और फिर ना ही कोई जवाब दिया। इसके बाद विभाग ने विधिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इन तीनों शिक्षकों के नाम पर नौकरी करने वाले अन्य शिक्षकों में से एक गोपाल कुमार बख्तियारपुर में और फिर रविंद्र कुमार से रवि शेखपुरा में कार्यरत हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के 100 घोषणा देने का अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। जब समय सीमा नजदीक आते ही जमीन के मालिकों में बेचैनी बढ़ गई है। जब अक्सर विभाग का सर्वर फेल रहता है, जिसके कारण लोगों को 100 घोषणा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब शुक्रवार को भी सर्वर का प्रॉब्लम लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन अब रैयतों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसे लेकर के बिहार सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसे लेकर के कहा कि 100 घोषणा की मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रैयतों से अपील की है कि वे अपनी जमीन की 100 घोषणा 31 मार्च तक हर हाल में पूरी कर लें। यह 100 घोषणा प्रक्रिया की हम जल्द समीक्षा करेंगे। यदि जरूरी हुआ तो फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद समय सीमा का विस्तार करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे के लिए 100 घोषणा जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जैसे जैसे ये तिथि यानी कि ये डेट करीब आ रही है, रैयतों में चिंता
गंभीरता बरती जा रही है। जी हाँ, वहीं पर हालांकि अब उन्हें राहत की उम्मीद मिल रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की संभावना पर विचार किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन यदि आवश्यक समझा गया तो फिर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के गया जिला के शेरघाटी थाना में तैनात एक दारोगा का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा अपना नाम RD बर्मन बता रहा है। वायरल ऑडियो होली के पहले का बताया जा रहा है, जबकि वायरल ऑडियो शनिवार के पहले सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच का बताया जा रहा है। यह ऑडियो एवं वीडियो में दारोगा झारखंड के युवक से चौकीदार शिव कुमार यादव के माध्यम से कुछ मांगने की बात कर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 29 मार्च से ही बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जब बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित विधायकों सांसदों की बैठक में अमित शाह ने बूथ जीतने का मंत्र दिया है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2 कठिन राज्य में भाजपा की मिली जीत का खास तौर पर वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि आज की ये बैठक पूर्णतः चुनाव को लेकर के है। जब विश्वास सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ही सभी लोग चुनावी तैयारी में जुट जाएं। बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्र जहां से किसी भी सहयोगी का दल का उम्मीदवार हो, उसे भाजपा का उम्मीदवार मानते हुए जीत सुनिश्चित करनी है। जय इस पर काम करना है। उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार जीतेंगे, इनमें कहीं कोई भी शंका नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में काफी काम हुए हैं, केंद्र सरकार भी बिहार के लिए काफी काम कर रही है, इसे घर घर तक पहुंचाना है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश चुनाव का विशेष तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों जगह भाजपा के लिए जीत कठिन थी, लेकिन हम लोगों ने ये कर दिखाया है। ये सब कुछ हो सका बूथ मैनेजमेंट की वजह से। जब मध्य प्रदेश में 13% वैसी बूथ जीते जहां पर पार्टी कभी नहीं जीती थी। जब महाराष्ट्र में भी बूथ जीतने पर फोकस रहा। जब महाराष्ट्र में हम लोग 2 नई सहयोगी पार्टी जिनकी आयु काफ़ी कम दिनों की है, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े और फिर जीते। जब बिहार में तो हम लोगों का सहयोगी दल के साथ लंबे समय से गठबंधन है। साल 2005 से साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने में कोई शंका नहीं है। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव का विशेष तौर पर जिक्र किया है अमित शाह ने। जहां अमित शाह ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। ये चुनाव देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भाजपा के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं। अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम की शनिवार को शुरुआत की है। जब प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर भी पार्टी के झंडे लगाए। जब इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी के सभी नेता और फिर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को शहरों और फिर गाँव में घर घर पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रखंडों से लेकर के पंचायत और फिर जिलों में सभी कांग्रेस जन अपने घरों, दफ्तरों और फिर गाड़ियों में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। वहीं पर कांग्रेस के नेता और फिर कार्यकर्ता सभी कांग्रेस समर्थकों के घरों तक पार्टी का झंडा लहराने का काम करेंगे, ताकि पूरे बिहार में कांग्रेस की विचारधारा और फिर पूर्वजों की ऐतिहासिक विरासत पहुंच सके। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बेगूसराय पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जब इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से तकरीबन 1 घंटे के लिए बेगूसराय मंझौला पथ पर पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यह कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि माता पिता के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी हो रहती है कि एक बच्चे को उचित संस्कार दिए जाए। यदि आप दूसरे सभ्यताओं के लोगों का अनुसरण करेंगे तो फिर निश्चित रूप से परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। लेकिन यदि अपने संस्कारों का अनुकरण करेंगे तो फिर इसके परिणाम अच्छे साबित होंगे। वहीं पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अपनी परेशानियों से जूझते हुए दूसरों की मदद करने वाले लोगों के खुद की परेशानी खुद खत्म हो जाती है। दोस्तों, सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित 5 दोषियों को 3 साल की सजा और फिर 32 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस घोटाले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में मोहम्मद साहबुद्दीन बैग, अशोक अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल और विजय कुमार सिन्हा शामिल है। आपको बता दें कि बिहार में बिटुमेन घोटाले का ये मामला 1996 का है, जहाँ उस समय बिहार सरकार ने हाजीपुर हजारीबाग सड़क निर्माण के लिए हल्दिया से हजारीबाग तक बिटुमेन लाने के
आदेश दिए थे, लेकिन जांच में सामने आया है कि बिटुमेन कभी पहुंचा ही नहीं। यह ट्रांसपोर्टरों ने हल्दिया से बिटुमेन उठा करके कोलकाता में खुले बाजार में बेच दिया और फिर सरकार से झूठे परिवहन बिलों के जरिए पैसे वसूल लिए गए। ये मामला 7 अक्टूबर 1996 को हजारीबाग सदर थाने में दर्ज किया था और ये मामला तब से आज तक चल ही रहा था, जो आज जाकर के मामले में खुलासा हुआ और फिर इसको सजा सुनाई गई। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं की पटना में अहम बैठक हुई, जहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के जारी ऊहापोह की स्थिति साफ कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जब बैठक में तय हुआ है कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस रहेगा। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा प्लस HAM RLM को पूरी तरीके से एकजुट रहना है। तय हुआ है कि यही स्वरूप एनडीए का रहेगा। बिहार में स्थिर सरकार देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे बिहार में वक्फ संशोधन बिल लागू न करें। इस बिल को लेकर के उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया है, जिन्होंने इस बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है। जब पप्पू यादव यहां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि BPSC 17वीं PT परीक्षा रद्द नहीं करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं पर उन्होंने 3000 करोड़ रुपए की कोसी मेची लिंक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि उन्होंने संसद में लगातार इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने की मांग की है। इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोग तबाह हो जाएंगे। जब बिहार के कुछ विभागों के टेंडर घोटाले पर उन्होंने कहा कि वे मुख्य सचिव से मुलाकात करके पूछेंगे कि आखिर टेंडर अधिकतम मूल्य पर क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने सभी टेंडर रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। साथ ही साथ ईडी के हालिया छापेमारी में पकड़े गए चीफ इंजीनियर तारिणी दास को छोटी मछली करार देते हुए उनके नियोजन और फिर टेंडर आवंटन की जांच की मांग की। दोस्तों, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक और फिर शारीरिक रूप से बीमार बताते हुए कहा कि जदयू एवं भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को आम जनता से छिपा रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है और फिर आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उखाड़ करके फेंक देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर किस देश में तेजी से लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं? आपको इस्लाम के बारे में भी बताएंगे कि इस्लाम की स्थिति क्या है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में 36 देशों में एक चौंकाने वाला खुलासा सर्वे किया है। इसमें धार्मिक पहचान और परिवर्तन के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट से पता चला है कि जन्म से मुस्लिम ज़्यादा लोग बालिग होने पर भी इस्लाम के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। मगर सवाल यह है कि दुनिया भर में कौन से देश ऐसे हैं जहां पर लोग तेजी से इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि कौन से ऐसे देश हैं जहां के ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। वही इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल ताज़ा डेटा बताता है कि जन्म से मुस्लिम लोगों में इस्लाम छोड़ने की दर बहुत कम है। जो लोग इस्लाम से बाहर निकलते हैं वे या तो नास्तिक बनते हैं या फिर अज्ञेयवादी, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले होते हैं, या फिर ईसाई धर्म की ओर रुख करते हैं। मगर इस्लाम को अपनाने की कहानी कुछ अलग और रोचक है। अगर बात करें इस्लाम को सबसे ज़्यादा लोग कहाँ अपना रहे हैं, तो फिर अमेरिका और केनिया इस सूची में सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका और केनिया। अमेरिका और केनिया के लोग ज़्यादातर लोग इस्लाम अपना रहे हैं। अमेरिका में 20% मुस्लिम बालिग नौजवानों का कहना है कि वे पहले ईसाई या किसी अन्य धर्म में थे। हिंदू धर्म के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। यह सर्वे में केवल 4 देशों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर अमेरिका से ही पर्याप्त डेटा जुटाया जा सका। अमेरिका में 18% और श्रीलंका में 11% लोग जो हिंदू परिवार में पले बड़े थे, अब वे खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। अमेरिका में इनमें से 11% लोग धार्मिक रूप से नास्तिक या फिर अज्ञेयवादी हैं, तो फिर वहीं श्रीलंका में ज़्यादातर ईसाई धर्म की ओर मुड़ गए हैं। तो फिर वहीं पर भारत में रह रहे हिंदू गर्व से सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में 36 देशों में एक चौंकाने वाले खुलासा किया है। इसमें धार्मिक पहचान और परिवर्तन के दौरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिसर्च से पता चलता है कि जन्म से मुस्लिम ज़्यादातर लोग बालिग होने पर भी इस्लाम के ही साथ अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं।
दोस्तों बिहार में बेटियों ने फिर से कमाल कर दिया है। 12वीं में तीनों स्ट्रीमों में टॉप करने के बाद 10वीं में भी बेटियों के ने मैदान में बाजी मारा। शनिवार को घोषित बिहार बोर्ड के 10वीं में रिजल्ट में टॉपर्स की हैट्रिक लगी है। इनमें बेटियों ने बाजी मारी है। 2 छात्रों और फिर एक छात्रा ने मिलकर के पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जब तीनों के 489 नंबर आए हैं। आपको बता दूं कि समस्तीपुर की साक्षी बिहार टॉपर बनी है, जो 489 नंबर लाए हैं और परसेंटेज के हिसाब से 97.8% है। वहाँ पर भोजपुर के रंजन ने भी टॉप किया है। यहाँ भोजपुर के रंजन ने 489 नंबर लाए हैं, परसेंटेज के हिसाब से 97.8% है। वहाँ पर पश्चिम चंपारण के गहेरी की आशु टॉपर है, जो कि 489 नंबर लाए हैं और परसेंटेज के हिसाब से 97.8% है। यहाँ आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट की खास बात यह है कि टॉप 10 में 123 छात्र छात्राएं शामिल हैं। टॉपर्स की बात करें तो फिर लड़की और फिर लड़कियों के बीच गजब कंपटीशन चल रहा है। टॉप 10 में आए 123 में 60 छात्राएं और 60 छात्रा शामिल है, यानी कि 60 लड़कियां 60 लड़के। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार में 15,58,000 बच्चों ने मैट्रिक एग्जाम दिया था। वहीं पर बोर्ड एग्जाम में 12,79,294 छात्र पास हो पाए हैं। दोस्तों स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है, जब उन्हें अब प्रति यूनिट 25 पैसे कम खर्च करना होगा। वहीं पर ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं की दर में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है। आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है तो फिर उसे बिजली खपत पर 89 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिजली दर में भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा की है। ये दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। दोस्तों बिहार के सुपौल में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुक्रवार 28 मार्च 2025 को बड़े जोश के साथ निकाली गई थी, लेकिन इस दौरान पार्टी के प्रमुख युवा नेता की गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कन्हैया कुमार है। उनकी गैर हाजिरी में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और फिर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल कुमार यादव ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। हालांकि कन्हैया कुमार के न आने से अटकलें तेज हो गई। जब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये उनकी रणनीति का हिस्सा था या फिर इसके पीछे पूर्व की तरह RJD चीफ लालू प्रसाद यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है। वहीं पर कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभरे कन्हैया कुमार इस पदयात्रा के शुरुआती चरणों से ही सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने बिहार में पश्चिमी चंपारण और भितरहरवा गांधी आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। अब वो इस यात्रा से लगता है कि दूरी बना ली है, क्योंकि वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों बिहार के थानों में दलाल सक्रिय हैं और उन्हें खुद थानाध्यक्ष पाल रहे हैं। जहां अब तक ये बात आप लोग कहते थे, अब बिहार पुलिस के DGP ने भी ये मान लिया है कि थानों में दलाल सक्रिय हैं, जिसके बाद अब उन्होंने थानों की नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि जो भी थानाध्यक्ष ऐसे दलालों को पाल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार DGP विनय कुमार ने अपने आदेश में कहा कि किसी थाना में एक ही व्यक्ति के बार बार थाना परिसर में आने जाने की सूचना कथित स्रोतों से प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्तियों का थाना में आने जाने का कोई भी स्पष्ट उद्देश्य अक्सर परिलक्षित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थाना का दलाल बताए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के थाने में आने जाने से आम लोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है। पुलिस प्रशासन की प्रभावकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं पर प्रत्येक थाना में अंगतुक कक्ष निर्मित है। थाना में अंगतुक कक्ष पंजी संग्रहित की जाए या थाना में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, थाना में भ्रमण का आदेश एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से अंगतुक पंजी में अंकित किया जाए।